हेलो। हाँ, हेलो। नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्ते हरवीर जी, बोलो। जी सर, मैं सर आज जो आरटी एडमिशन होते हैं, जो स्कूलों हाँ में, हाँ। प्राइवेट स्कूलों में जो ईडब्ल्यूएस एडमिशन होते हैं गरीब बच्चों के लिए, तो सर उस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। हाँ, बोलिए, बताइए। जी सर। तो सर सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि आपके माइंड में ऐसा क्या आया और आपको ऐसी क्या जरूरत लगी कि ये ईडब्ल्यूएस या आरटी एडमिशन पे काम किया जाए गरीब बच्चों के लिए। नहीं, देखिए, ये इसलिए आया दिमाग में कि एक तरफ तो मतलब 1950 19 एक्चुअली में 1949 जी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक पॉलिसी बनाई थी, जी नेहरू जी के टाइम में। और उसमें ये था कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इन लोगों को ना बहुत सस्ते दरों पे सरकारी जमीनें दी जाएंगी। और जी उसके सर। साथ उनके उनके कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए कि वही वो जनरल पब्लिक के गुड के लिए काम करेंगे। हाँ। और नो प्रॉफिट बेसिस पे काम करेंगे, ऐसे कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए। और ये भी कहा कि ये जमीनें जो है ना सोसाइटीज को दी जाएंगी, जी सर। स्कूल बनाने के लिए या हॉस्पिटल बनाने के लिए या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। हम्म। तो हुआ क्या कि 1949 की जो इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना, उसके तहत 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, ऐसे जो है दिल्ली के अंदर बहुत जी सारी सर। सोसाइटीज को जो है जमीनें दी गई स्कूल के लिए, स्कूल जी। बनाने के लिए। और उसमें उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि आप जो है ना, मतलब 25% तक, टू द जी सर। एक्सटेंट ऑफ 25% जो है ना, आप जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको आप एडमिशन भी देंगे और फ्री शिप भी देंगे। ये कंडीशन थी। जी सर। और वो जमीनें ना बहुत सस्ती, 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपए एकड़ में वो जमीनें दी गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, न्यू इरा पब्लिक स्कूल जो मायापुरी में है, उसको जी। जो है 6 एकड़ जमीन दी। तो हुँ, 4 एकड़ जो थी ना, वो 5 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से दी, मतलब 20 हजार रुपए में उनको 4 एकड़ जमीन दे दी। और जो 2 एकड़ जमीन थी वो सिर्फ 1 रुपए में दी कि आप प्ले ग्राउंड इसको बनाएंगे। बहुत मतलब सस्ती होगी सर, बिल्कुल। छः हाँ जी, हाँ जी। छः मतलब 6 एकड़ जमीन प्राइम प्लेस पे जो है सिर्फ 20 हजार 1 रुपए में जो है जी वो सर। प्राइवेट स्कूल मतलब सोसाइटी को दी गई। जी तो सर। तो इसके पीछे बहुत बड़ा आइडिया, मतलब एक बहुत बड़ा विचार था। और वो ये था कि इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंक्लूसिविटी की बात करता है कि सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, सारे समाज के सारे वर्ग का जी डेवलपमेंट सर। होना चाहिए इकट्ठा। तो वो इंक्लूसिविटी का एक इसमें विचार था। लेकिन हुआ क्या है कि जो जिन्होंने चाहे वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, चाहे लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर था जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, उन्होंने जमीनें देके वो तो भूल गए हैं। जी। और जो जमीनें जिन्होंने ली उनको दिमाग में ये था कि कभी भी ये हमें नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन हुआ क्या कि जब 2002 में मुझको एक एक पूरी लिस्ट मिली 265 सोसाइटीज की, जिनको डीडीए ने जो है लैंड दी थी जी सर। स्कूल के कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और ये बहुत सारी डिटेल जो है ना वो उससे पता लगी। तो और उसमें मुझे अलॉटमेंट लेटर मिले जिसमें ये था कि 25% जो है तक जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको एडमिशन देना है। तो जी जब सर। 2002 में मेरे को ये मिली, तो फिर मैंने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया। और इसके पीछे बहुत जबरदस्त विचार ये भी था, इंक्लूसिविटी तो थी, दूसरा ये था कि हमारा जो संविधान है ना, वो ये कहता है कि जो देश की दौलत है ना, जी सर। वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सब लोगों के अंदर बंटनी चाहिए। तो हुँ, जो हुँ। एक असमानता है यहाँ पर, कि अमीर के लिए ये फैसिलिटी, गरीब के लिए ये फैसिलिटी जो कंपेरेटिवली घटिया होगी, है। तो मुझे लगा कि इस गैप के अंदर, रिच और पुअर का जो गैप है आमदनी का, उसको एक हिट करना चाहिए, है। और ये एक ऑब्लिगेशन है
स्कूलों का कि वो हमारे जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन दे। और इसमें जी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब गरीब के बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे ना, तो गरीब के बच्चों को तो फायदा होगा ही, लेकिन जो अमीर के बच्चे हैं ना उनको भी फायदा होगा। क्योंकि उनका ये जब नहीं होते ना बच्चे, और वो सिर्फ बहुत ही अमीर लोग ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो एक तरीके से सोशलाइजेशन से वंचित रहते हैं। जी तो सर। एक तरीके से ये दोनों रिच के बच्चों के लिए भी और पुअर के बच्चों के लिए भी ये इंक्लूसिविटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज मेरे जब दिमाग में थी कि नहीं कुछ, मतलब ये हम लोग हमेशा बातें करते हैं कि रिच और पुअर में गैप बढ़ रहा है, और भेदभाव हो रहा है, तो जी सर। कुछ तो किया जाए ना। तो फिर मैंने जब कोर्ट में केस किया, तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया। और फिर 20 जनवरी 2004 मुझे याद है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पहला ऑर्डर पास किया था, और उस ऑर्डर में ये कहा था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के को डायरेक्शन दी थी कि आप 4 महीने के अंदर ये देखो कि कौन से स्कूल जो है वो इस कंडीशन को जो है कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको आप रिपोर्ट करिए डीडीए को, जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, और वो लैंड ओनिंग एजेंसी जो है वो एक्शन लेगी इनके खिलाफ। मतलब वो जमीन वापस ले सकते हैं लैंड ओनिंग एजेंसी। तो वो ऑर्डर हुआ। उसके बाद जो दिल्ली सरकार थी वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन हम बहुत इंटरेस्टेड थे। तो हमने जो है मतलब हमारी ये थी कि 2004 और 2005, क्योंकि जनवरी का ऑर्डर था, तो जी सर। 2004 और 5 का सेशन तभी स्टार्ट हुआ, मतलब हम्म। मार्च अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो हमारा ये था कि इसी सेशन में लगना चाहिए, और सरकार का मंशा ये थी कि नहीं लगनी चाहिए। और इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंस्टेंस हुआ, जो मुझे लगता है कि लोगों को जानना चाहिए। वो ये हुआ कि जब हमने मतलब इसमें ना जो लैंड्स होती है ना वो सोसाइटी को दी जाती है। जी तो सर। हमें ये तो पता था कि 265 सोसाइटीज कौन सी है, लेकिन ये नहीं पता था स्कूल कौन से है। तो हमने पता क्या किया, यहाँ एक संडे को मार्च में ही, मतलब मार्च में जब हमने देखा कि गवर्नमेंट रिलेक्टेंट है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो मार्च में मैं और मेरे साथ 3-4 वकील जो है जी सर। हस्तसाल रीसेटलमेंट कॉलोनी में चले गए संडे को मॉर्निंग में। हैं? हम्म। और वहां पर हमने गाड़ी से उतरते ही जो लोग जा रहे थे, कहीं साइकिल से, कोई पैदल, कुछ सामान वामान लेने के लिए, संडे का दिन था, उनको हमने रोका। और उनको हमने बोला कि देखो, क्या आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं और जहाँ फीस नहीं लगेगी? है। तो जब हमने लोगों को बोला, तो लोग अपने जो भी और काम पे लगे जाने दे वो रोक के सब हमारी बातें सुनने लगे। और फिर जी हमने सर। उनसे जब उन्होंने कहा कि नहीं हम चाहते हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना, तो फिर हमने 2 घंटे के अंदर कोई 250 एप्लीकेशंस जो है लोगों से साइन कराई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता हूँ, है, और लेकिन मुझे प्राइवेट स्कूल का पता नहीं है कौन सा स्कूल है, तो ये बताया जाए। तो इस तरीके से हमने कोई 250 एप्लीकेशन है तो उस दिन करी। और उस दिन हमको ये लगा, मजेदार बात ये समझ में आई कि अगर हम दिल्ली के हर एक परिवार के घर में जाएं और उनको कहें कि आपके सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ सकते हैं, तो सारे ही तैयार हो जाएंगे 100%। और फिर हम्म। हमने नेक्स्ट 10 डेज में अलग अलग जगह कैंप लगा के कोई 1750 एप्लीकेशंस जो है ना टोटली कलेक्ट करी इसी तरीके की। और फिर हमने मार्च के अंदर ही हमने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट के अंदर कि सर ये मतलब लोग तो एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि स्कूल कौन से है, तो आप दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दे कि वो बताएं कि स्कूल कौन से है। तो फिर क्या हुआ कि वो जब लगा वो 20 तारीख को, हाँ 20 अप्रैल को वो एप्लीकेशन हमारी लगी। और हमारे कोर्ट के सामने हमारे पास 1750 एप्लीकेशन भी थी, दिखाने के लिए कि देखिए लोग तो तैयार हैं एडमिशन लेने के लिए बच्चों के, लेकिन बट स्कूल हमें पता नहीं है। तो फिर 17 अप्रैल 2004 को दिल्ली 20 अप्रैल 2004 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया दिल्ली सरकार के खिलाफ कि 1 हफ्ते के अंदर आप पब्लिश करिए कि कौन कौन से स्कूल हैं। तो आप देखिए कि 27 अप्रैल 2004 को दिल्ली के जो अखबार होते हैं उसमें कम से कम 3 या 4 पेज स्कूलों के नाम ही थे।
कि कौन कौन से स्कूल में एडमिशन होने हैं। तो वहां से सारा ये सिलसिला शुरू हुआ, जी सर। और फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि आज पूरे देश में जो है बच्चे जो है वो इन स्कूलों में जा रहे हैं, और वो काफी मतलब अच्छा लग रहा है लोगों को, उनके पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लग रहा है। वो बच्चों के अंदर भी आप एक डिफरेंट देखेंगे, और बड़ा अच्छा। और और आज जो है ना, लोग अगर बस चले तो सारा हिंदुस्तान इसी कंडीशन के अंदर जो है ना प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले ले। जी सर, जी सर। तो सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि ये जो पूरे देश के स्कूलों के लिए है या उन स्कूलों के लिए है जो जिनको लैंड गवर्नमेंट ने दी है? देखिए, दूसरी जगह भी दी होगी, वहां का हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये दिल्ली का तो हमें पूरा इंफॉर्मेशन था, और हमने दिल्ली में ये शुरू किया। और वो ऐसा शुरू हुआ, और मतलब ये तो 2004-5 में, उस वक्त तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया नहीं था। दो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है 1 अप्रैल 2010 से। हाँ। जी, तो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जो दिल्ली का हमारा सक्सेसफुल एक तरीके से एक्सपेरिमेंट था, जी सर। हाँ, उस बेसिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसमें पूरे हुँ, देश के जो प्राइवेट स्कूल थे ना, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिया कि आप सबको जो है वो ये 25% जो है एंट्री लेवल पर आपको एडमिशन देने हैं। तो जी वहां से सर। पूरे मतलब उस एक एक्सपेरिमेंट से पूरे जी देश सर। के अंदर जो है वो ये चीज लागू हुई, और आज काफी स्टेट्स के अंदर काफी बड़ी संख्या के अंदर हुँ, जो है हुँ। बच्चे जो है वो एडमिशन्स ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। और देश में, मैं आपको बताऊं, जो एनजीओज हैं जी सर। देश में इतने लाखों की तादाद में, वो उनका मेन आजकल जो है ना, यही सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर यही है कि ईडब्ल्यूएस के जो एडमिशन्स है वो प्राइवेट स्कूल में करवाने हैं। तो वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, और फिर उसको अप्रोच करते हैं, स्कूल को अप्रोच करते हैं, और फिर जरूरत पड़े तो कई बार कोर्ट भी चले जाते हैं। तो पूरे देश के अंदर जो है ना, एक तरीके से मतलब लार्ज स्केल के ऊपर ये एक्टिविटी हो रही है, और बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है। जी सर, जी सर। लेकिन सर मुझे एक समस्या ये लगती है जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ यहाँ पे कि जैसे 8th क्लास तक कोई बच्चा फ्री पढ़ता है, लेकिन एकदम 9th क्लास में अगर वो पढ़ता है तो एकदम इतना बड़ा अमाउंट देना एक गरीब लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा सर ये। तो फिर ये सर 12th तक क्यों नहीं है? ये थोड़ा-सा आप हाँ, बताएँ तो। ये बहुत बड़ा इशू है इस टाइम यहाँ पर। और सरकार इसके ऊपर ना कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार मूड में नहीं है कि हम 12वीं तक करें इसको। जी सर। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो हुँ, हुँ। सिर्फ 8वीं क्लास या 14 साल तक के बच्चे की बात करता है, फ्री एजुकेशन की। तो जी सर। पूरे देश में ये हो रहा है कि 8वीं के बाद स्कूल हुँ, जो है हुँ। वो फीस मांग रहे हैं। और क्योंकि ये गरीब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कुछ लोग उसमें भी मैनेज कर लेते हैं फीस का, लेकिन अधिकतर जो है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। जी तो सर, फिर जी सर। उनको वो स्कूल छोड़ना पड़ता है, या तो किसी और सस्ते वाले स्कूल में चले जाएं, या फिर सरकारी स्कूल में चले जाएं। तो वो बड़ा मिसमैच है एक्चुअली में। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके इसको जो है ना 12वीं तक करना चाहिए। और जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो राज्य सरकारें हैं ना, उनके पास भी कानूनन अधिकार है कि अगर वो चाहें तो वो अपने यहाँ भी जो है स्टेट लेवल पे कानून बनाकर इसको 12वीं तक कर सकते हैं। लेकिन वो ना तो कोई स्टेट इंटरेस्टेड है इसको 12वीं तक करने में, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए ये समस्या जो है बनी हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि जो दिल्ली है, जी सर। दिल्ली में कोई लगभग 400 के करीब ऐसे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है। हाँ। जी, जी, जी। तो वो जो गवर्नमेंट लैंड पर, क्योंकि वो कंडीशन भी साथ साथ चल रही है, हुँ, हुँ। 25% वाली जो है हुँ, हुँ। जो लैंड कंडीशन थी, वो राइट टू एजुकेशन के साथ साथ चल रही है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो एंट्री लेवल पे मतलब क्लास 1 तक एडमिशन होते हैं, और क्लास 2 से लेकर जो है क्लास 12 तक जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है स्कूल, उनका वो ऑब्लिगेशन है कि वो 20% जो है वो ईडब्ल्यूएस एडमिशंस देंगे। तो वो जी सर। ऑब्लिगेशन को हम यहाँ पे लागू कर पा रहे हैं फिलहाल। और उससे ये हो रहा है कि जो भी बच्चे हमारे आरटी एडमिशन्स होते हैं, हुँ, वो हुँ। जब 8वीं के बाद 12वीं तक जो है, अगर स्कूल 12वीं तक है या 10वीं तक है, तो वो उस लेवल तक वो पढ़ते हैं। तो लेकिन लेकिन अब देखिए ना, यहाँ पे कम से कम नहीं तो
3-4 हजार स्कूल होंगे, उसमें से 400 स्कूलों के ऊपर ही सिर्फ लागू होता है, तो बाकी स्कूलों से बच्चों को 8वीं के बाद निकाल देते हैं। कोई जी वहां सर। हम कुछ कानूनन भी कुछ नहीं कर पा सकते। जब तक कानून नहीं उनको देगा मतलब प्रोटेक्शन, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करे तो समस्या पूरे देश के लिए हल हो जाएगी। नहीं तो जी सर। अगर स्टेट्स हैं वो करें, लेकिन कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं इन बच्चों के लिए। वो तो एक चांस की बात थी कि कानून में आ गया, और वो भी फिलहाल तो ये चल ही रहा है। और मुझे तो ये भी डाउट है कि आने वाले वक्त में कभी भी सरकारें जो है इसको विड्रॉ भी कर सकती है। ये तो दिक्कत हाँ, हो जाएगी सर। हाँ, कभी विड्रॉ भी कर सकती है, लेकिन अभी तो पूरा लोग पूरा इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे देश में एक प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे आम आदमी का जो चरित्र है ना, वो इस तरीके का है कि उसको मिल जाए तो ठीक है, नहीं नहीं मिले तो ठीक है, और मिला हुआ भी छिन जाए ना तो भी ठीक है, मतलब वो आवाज नहीं करता है। जी हाँ, सर, मतलब ये तो अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ये हटा दे राइट टू जी सर। एजुकेशन एक्ट से, हैं, हुँ, तो कि गरीब के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो हटा दे, तो मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर कोई आवाज करने वाला है। और जी सर, कानूनन आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कानून में ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। और बिल्कुल सर। प्राइवेट स्कूल जो है वो तो पहले दिन से इसको अपोज कर रहे हैं। अभी भी आज भी अगर ये कानून में बदलाव हो जाए और ये हट जाए तो सबसे ज्यादा खुशी प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि वो तो प्राइवेट स्कूल चाहते हैं कि वालों सिर्फ उनके पास पैसे वाले लोग आए। जी सर। तो ये है, और उन्होंने शुरू में बहुत अपोज भी किया इसको, जब जिस वक्त लागू हुआ ना, आसानी से लागू नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा हुँ। भेदभाव करा बच्चों के साथ। उनको अलग ड्रेस बना दी, उनको स्कूल के आवर्स के बाद उनको पढ़ने को कहा, घंटे 2 घंटे एक दो टीचर को कह दिया पढ़ा दो। उनके आई कार्ड के ऊपर भी ब्रैकेट में डब्ल्यू लिख दिया, मतलब वीकर सेक्शन। तो ये सब लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उस वक्त हमने, और कोर्ट ने हमको बहुत साथ दिया, और मीडिया ने भी बहुत साथ दिया, मतलब। तो आज आज पूरे देश में जो है ना, काफी मिनिमाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब पढ़ाई के अंदर। जी कोई सर, कोई करता अफ़सोस ये है होगा सर। थोड़ा मोड़ा इधर उधर, लेकिन जी सर। आमतौर पर जो है ना, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं है। और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते स्कूल के अंदर कि ये बच्चा ईडब्ल्यूएस है या ये नॉन ईडब्ल्यूएस है। इवन बहुत हुँ। सारे बच्चों को भी आपस में पता नहीं है कि वो ईडब्ल्यूएस है या नहीं है। तो जी बहुत सर, अच्छी ये बात है, मतलब ना बहुत अच्छा है, और जी सर। बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे लगता है कि ये जो कदम था, ये बहुत ही एक अच्छा कदम था। और लेकिन एक आइडिया ये भी था इस कदम के पीछे मेरे दिमाग में, कि हुँ। किसी व्यक्ति के जैसे दो बच्चे हैं, तो एक बच्चा तो चला जाएगा प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशन ले लेगा, दूसरा हुँ। बच्चा को एडमिशन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें ये थोड़ी है कि सबको मिल जाएगा एडमिशन। तो जब दूसरे जी को नहीं मिलेगा तो फिर वो लड़ाई करेगा कि भाई मेरे को भी आपने क्यों नहीं, मतलब मेरी बहन को तो आपने डाल दिया या भाई को डाल दिया, और मैं हुँ। गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों में चर्चा होगी स्कूल एजुकेशन के ऊपर, और एक दबाव बनेगा जिससे कि हम सरकारी स्कूलों को भी इम्प्रूव कर सके। लेकिन अफसोस ये है कि इन एडमिशन्स के बावजूद, मतलब सरकारी स्कूलों का जो वो है स्तर जो है, वो दिन पे दिन गिरता जा रहा है। दूसरा ये कि सरकारी स्कूल ही बंद होते जा रहे हैं। जी अभी सर। बहुत सारी गवर्नमेंट ये कहने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि आरटीई के एडमिशंस होते हैं, जी सर, ये इसलिए आरोप हमारे लग रहा सरकारी है। स्कूल, हाँ, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं, आज भी करोड़ों बच्चे स्कूल के सिस्टम से बाहर है, गरीब लोगों के बच्चे हैं। हुँ। तो अगर आप उन बच्चों को लाते हो स्कूल के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि आज जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं देश के अंदर, उतने ही और स्कूल चाहिए, उतने ही और टीचर चाहिए। आज देश के अंदर 10 लाख पोस्टें खाली हैं टीचर्स की गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, वो आप भरते नहीं है। जी। आज ये हालत है पूरे देश में, जितने एनरोल्ड हैं, मतलब कि 22 या 24 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड हैं, लेकिन मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ 50% बच्चे, मतलब जो एनरोल्ड है ना, उसमें 50% बच्चे स्कूल ही नहीं आते। वो कहाँ हैं जी सर। बच्चे? जी चाइल्ड सर। लेबर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? और बहुत बड़ी संख्या लड़कियों की है, बहुत बड़ी संख्या विकलांग बच्चों की है जो स्कूल के हुँ। सिस्टम से बाहर है। तो आपका ये कहना कि आरटीई के एडमिशन हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं या उनकी एनरोलमेंट कम हो रही है, इसका कोई आधार नहीं है। आप जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप निभा नहीं रहे हैं।
आप ऐसे करें ना कि सारे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट स्कूलों को आप केंद्रीय विद्यालय के लेवल में बराबर बना दीजिए। तो मैं तो अक्सर कहता हूं कि 48 घंटे के अंदर जो फीस देके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं ना, वो हम्म, 50% जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को विड्रॉ करके आपके अच्छे स्कूलों में डाल दें, केंद्रीय विद्यालय में डाल देंगे। लेकिन केंद्रीय जी विद्यालय में क्या सबको एडमिशन मिलता? तो जी ये सर। मतलब लार्जर इशू बनता है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वो बहुत बढ़िया होने चाहिए, और इतने बढ़िया होने चाहिए कि जो फीस दे के पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो भी वहां से विड्रॉ करके उसमें डाले। लेकिन ऐसी स्थिति कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जो हमारे काले अंग्रेज है ना, जो गोरे अंग्रेज तो चले गए, अब जी चला सर। रही है सरकारें काले अंग्रेज। अब काले अंग्रेज जो है ना, वो आम आदमी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसमें उनका कोई हम्म, रुचि नहीं है। जी सर बिल्कुल। सर इसके अलावा मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि जो आपने अभी तक किया है वो मतलब सफल हो पाया है, या अभी भी कोई इश्यूज आपको लग रहे हैं इस चीज में? नहीं नहीं, ये तो बहुत सफल है। इतना सफल है कि लोग इतने कोर्टों के अंदर केस आते हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स के, जी कि सर। मेरे बच्चे को इस प्राइवेट स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया, मेरा ऑनलाइन नंबर आ गया था नहीं दिया। पूरे देश के अंदर केसेस चल रहे हैं। जी सर। तो सक्सेस का ही तो ये रिजल्ट है। और कोर्ट भी काफी इंटरेस्ट ले रही है प्राइवेट स्कूल्स को, डायरेक्शन दे रही है कि इनको एडमिशन दीजिए। तो पूरा दबाव मतलब प्राइवेट स्कूलों के ऊपर है कि आरटी एक्ट के जो एडमिशन है उनको वो होने चाहिए। तो मतलब ये ग्रेट सक्सेस है, ये इसमें कोई शक ही नहीं है। जी सर। तो सर आगे इसमें आप और क्या बदलाव चाहते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये कुछ अभी कमियां हैं जिन पे सरकारों को काम करना चाहिए? नहीं, ये जो आरटीई के एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होते हैं, ये तो होने ही चाहिए। मतलब जी सर। क्योंकि उसका बहुत बड़ा इंक्लूसिवनेस से ताल्लुक है कि रिच के बच्चे और जो पुअर के बच्चे हैं वो इकट्ठे बैठ के पढ़े, वो बहुत बड़ा लॉजिक है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि आप अपने गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा बनाइए ना। हाँ, सारे को केंद्रीय विद्यालय के लेवल पे, मिनिमम केंद्रीय विद्यालय के लेवल पे लाइए आप। और जी सर। सारे बच्चे, जो भी एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल के सिस्टम से बाहर हो। एक भी ऐसा बच्चा नहीं हो जिसको 12वीं तक आप एक अच्छी एजुकेशन ना दे सके, दे मतलब दे। तो ये सब चीजें होनी चाहिए ना, जो नहीं हो रही हैं। और लोगों को मतलब सवाल करना चाहिए। है, आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि लोगों को सवाल करना चाहिए, इस पे जी चर्चा सर। करनी चाहिए। पर दुख की बात यह है कि इस देश के अंदर शिक्षा के अच्छी शिक्षा सब बच्चों को मिले, इस पे कोई चर्चा भी नहीं करता है। जी हाँ, सर। तो अगर लोग चर्चा करेंगे, लोग कुछ एक्शंस लेंगे, सवाल उठाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे, तो जी सभी सर। बच्चों के साथ न्याय मिलेगा। आज जो है ना, शिक्षा के अंदर एक तरीके से असमानता है, इनइक्वालिटी है। हाँ, एक को तो बहुत फैसिलिटी मिल रही है एक बच्चे को, और एक बच्चे का जो है ना बिल्कुल स्कूल ही नहीं है, चाइल्ड लेबर का काम कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा जी है, चाय की दुकान पे काम कर रहा है या खेतों में काम कर रहा है। हाँ, जी स्कूल सर। कभी गया ही नहीं है या बकरियां चला रहा है। हाँ, तो ये भेदभाव है जिसपे लोगों को ही विचार करके और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। और सरकार से ये अधिकार है, बच्चों का फंडामेंटल राइट है जो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी है सारे लोगों की, सारे समाज की, कि बच्चों के अधिकारों को जो है ना वो हम्म, लागू कराना चाहिए। और टीचर्स का भी रोल है, जो टीचर्स सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं उनका भी रोल है कि वो ये इंश्योर करें कि इस देश का हर एक बच्चा रेगुलर स्कूल में जाए जी और सर। उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। आज हम देख रहे हैं देश भर में 10वीं क्लास की लड़की है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश की किताब पढ़, तो वो टुकड़ों में पढ़ती है, उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा, इंग्लिश जी नहीं सर। आती, जी सर। हिंदी नहीं आती, इवन जो उनकी अपनी भाषा है मराठी, वो मराठी की किताब भी नहीं ढंग से पढ़ सकती। जी तो सर। ये स्तर है पूरे देश का सरकारी स्कूलों का। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों का स्तर बहुत ज्यादा है। 20% स्कूल होंगे प्राइवेट स्कूल जो है, जिनका हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली अच्छा है। लेकिन 80% जो प्राइवेट स्कूल्स भी है ना, वो जी कहने सर। को तो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन उनका जो एजुकेशन का लेवल है ना, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो जी इसलिए हमें मतलब ये इंश्योर करना चाहिए कि चाहे रिच का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, एवरी चाइल्ड शुड गो टू स्कूल। हर एक बच्चा रेगुलर स्कूल में जाए और उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी तो बराबर मिले ना। यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है। जी सर। यही प्रॉब्लम है सर देश के अंदर। नहीं सर, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं,
और कितना कुछ आपने किया है और आज भी आप करते जा रहे हैं सर। सर हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी गरीब बच्चों के लिए ऐसे ही काम करते रहें सर। अ, नहीं नहीं, ये लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी जब तक हमारा जीवन है। ये लड़ाई जारी रहेगी। जी सर। सर धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय दिया ओके। अपना। जी ओके, सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर।